तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह। साल भर में मुस्लिम समुदाय का विरोध करने पर 154 को उतारा मौत के घाट, 360 हुए घायल। मोदी सरकार को बांग्लादेश से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्रेन में जय श्री राम नहीं बोला तो ट्रेन में पकड़कर मुस्लिम युवक की हिंदू लड़कों ने की पिटाई, 2 गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या करने के आरोप में हिंदू राष्ट्र सेना के 9 सदस्यों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, अंधभक्तों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति मुर्मू के पैर छूने वाली महिला इंजीनियर को आशीर्वाद के बजाय मिली सजा, राजस्थान सरकार ने किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान में यूट्यूबर और टिकटॉक बनाने वाले लोगों की संसद में एंट्री बैन, सांसदों के साथ गलत व्यवहार का दिया हवाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जोशीमठ के बाद हिमाचल प्रदेश में धंस रही है जमीन, खतरे में 80 बीघा इलाका, खाली कराए गए घर, मोदी सरकार पर लगा गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह। मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर 154 हिंदू एक साल में मारे गए, 360 हुए घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्लाम के खिलाफ बोलना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है और लगातार हिंदुओं की इस मामले को लेकर हत्या की जा रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार सहित भारत के हिंदूवादी संगठनों को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और दिसंबर 2022 के बीच बांग्लादेश में हिंदू समेत कुल 154 अल्पसंख्यक मारे गए हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने इस्लाम सहित मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये हिंसा में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय की 39 महिलाओं के साथ बांग्लादेश में रेप भी किया गया है, जिनमें से 27 के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। रिपोर्ट बताती है कि बलात्कार के बाद 14 पीड़ितों की हत्या भी कर दी गई। बांग्लादेश के सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर घोषणा की है कि वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। जो भी हिंदू यहाँ रहेगा उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और हिंदुओं से बांग्लादेश को मुक्त कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि 1901 में हुई बांग्लादेश की जनगणना में कुल पूरे बांग्लादेश में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 8.5% पर आ पहुंचा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है, उसी का बदला अब बांग्लादेश के मुसलमान भारतीयों से ले रहे हैं। तो ये मोदी सरकार सहित हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका बांग्लादेश से माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में जय श्री राम नहीं बोलने पर ट्रेन में पकड़कर मुस्लिम युवक की लोगों ने की पिटाई, बड़ा तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में यात्री के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति के कपड़े उतारकर उसे बेल्ट से पीट रहे हैं। व्यक्ति का नाम आसिफ है। उसका आरोप है कि कुछ लोग हापुड़ में ट्रेन में चढ़े और भीड़ के बीच चोरी का आरोप लगाकर पीटा। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने को कहा। जब उसने नारे लगाने से इनकार कर दिया तो उस युवक को जबरदस्ती इन हिंदूवादी लोगों ने पीटा है। वहीं आपको बता दें कि युवक का नाम आसिफ बताया जा रहा है और एक वो बड़ा व्यापारी है। वहीं आपको बता दें कि चलती ट्रेन में किस तरह से मुस्लिम युवक की खुलेआम नंगा करके पिटाई की गई है। अभी तक किसी भी यात्री को नहीं पकड़ा गया है जिन लोगों ने इसकी पिटाई की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ऐसे मामले लगातार उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों से आने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में हिंदू राष्ट्र सेना के 9 सदस्यों को उम्र कैद की सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे सत्र अदालत ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में हिंदूवादी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना के 9 सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये घटना 8 जुलाई 2013 की है। अपराध के समय इन सभी 9 लोगों की उम्र 21 से 27 साल के बीच की थी। इन्होंने सजा में रियायत बरतने की अपील की थी। हालांकि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने अदालत को बताया कि इन अपराधियों ने इस कदर खौफ पैदा किया था कि घटनास्थल पर अपराधियों के हाथों में खून से सनी दराती थी और उन्होंने भीड़ से दूर रहने को कहा था। उन्होंने आरोपियों को आजीवन कारावास देने की मांग की थी, जिसके बाद इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रकाश गोधाले ने 2012 में नगर निगम का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। उनकी राशन की एक दुकान भी थी
जिन्हें वह खुद चलाते थे। उनके दोस्त और पड़ोसी राजेंद्र पिंगाले काम के बाद उनकी दुकान पर जाया करते थे। वहीं आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी पीट कर हत्या कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब इसी मामले में 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो अंधभक्तों को ये बड़ा झटका कोर्ट ने दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति मुर्मू के पैर छूने वाली महिला इंजीनियर को आशीर्वाद के बजाय मिली सजा, राजस्थान सरकार ने किया सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने वाली इंजीनियर महिला अधिकारी को राजस्थान सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई शुक्रवार देर शाम की गई है। महिला अधिकारी पर आरोप है कि उसने ड्यूटी छोड़कर राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि ये सस्पेंस ऐसे समय में हुआ है जब कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान एक लड़के के उनके करीब तक पहुंच जाने का मामला देश भर में गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में यह कार्रवाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद की है और महिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राष्ट्रपति का आशीर्वाद लेना इस इंजीनियर को भारी पड़ गया और इसे सस्पेंड कर दिया गया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी। या दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय और आवास के आसपास जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यहां पर ये जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि शहर में गडकरी के निजी कार्यालय में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच कम से कम 3 कॉल आई और फोन करने वाले शख्स ने कथित तौर पर फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासगर का नाम लिया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर नितिन गडकरी को नहीं छोड़ेगा और नितिन गडकरी को जान से मारेगा। वहीं आपको बता दें कि उसने फोन पर खुलेआम नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया और नितिन गडकरी की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में यूट्यूबर और टिकटॉक बनाने वाले लोगों की संसद में एंट्री बैन, सांसदों के साथ गलत व्यवहार का दिया हवाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने संसद भवन में यूट्यूबर, टिकटॉकर और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले महीने 23 दिसंबर को जनरल असेंबली में सांसदों के साथ गलत व्यवहार किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रेस रिपोर्टर एसोसिएशन के महासचिव आसिफ बस्सी चौधरी ने कहा कि वे सिटीजन जर्नलिज्म पर किसी भी तरह के बैन का सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बयान में प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान के हर सिटीजन को बोलने की आज़ादी है और ये सिर्फ देश के रिपोर्टर पर ही लागू नहीं होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल में धंस रही है जमीन, खतरे में 80 बीघा इलाका खाली कराए गए घर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी 3 गांव के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग का कहना है कि शायद ये खतरा इतना नहीं होता अगर 4 लेन प्रोजेक्ट वालों ने पहाड़ी की कटिंग जरूरत से ज्यादा नहीं की होती और गाँव वालों की बात सुनी होती। बाली चौकी के गाँव में हालात डरावने हैं। यहाँ जमीन में दरारें हैं। हिमाचल के मंडी जिले की 60 से 80 बीघा जमीन में दरारें हैं। कहीं जमीन पर दरार हैं तो कहीं घर बेघर हो रहे हैं। ये दरारें सी शेप में पड़ी हैं। जमीन में आने वाली दरारें आधा फीट से ज़्यादा गहरी हैं। अधिकारी कई बार इस बारे में लोगों से बात कर चुके हैं। लोगों को घर खाली करने के आदेश भी दिए गए हैं। NHAI रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से लोग को दिक्कतें हो रही हैं। बीते 2 दिनों से घरों में ज़्यादा दरारें हैं। जिस तरह से दोस्तों जो है जोशीमठ के घरों में दरारें आई थी, उसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भी दरारें आ गई हैं और आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने पहाड़ों को काट के रोड बनाई है, इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने राहुल गांधी को बताया विपक्ष का PM उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में बिहार के CM नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने भी प्रयास किए। इन सब के बीच सवाल यह है कि आम चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय रावत ने ABP न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी। इस सवाल पर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे तो देश में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद चेहरा बने हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को जो भी समर्थन मिला है उससे ये मानना पड़ेगा कि वो इस समय वो चेहरा बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी इस समय भारत के पीएम उम्मीदवार बन सकते हैं। ममता बनर्जी या फिर कोई अन्य नेता उनकी बराबरी नहीं कर सकता। राहुल गांधी की लगातार लोकप्रियता देश में भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ रही है, इसलिए मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवसेना भी मान चुकी है कि राहुल गांधी को ही पीएम बनना चाहिए।